वेलकम इन भीम 99 स्टडी। तो विद्यार्थियों, हम आज कक्षा 11 के लेसन 2 परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल पे आप सबको कक्षा 12, 11, 10 की अंग्रेजी तथा रसायन विज्ञान पढ़ाई जाती है। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले परमाणु के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु क्या है। तो हजारों वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने सबसे पहले यह बताया था कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। तो इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी जिन्हें परमाणु नाम दिया गया। इस प्रकार ग्रीक दार्शनिक जो हैं डेमोक्रिटस के भी यही विचार थे। जो ग्रीक के दार्शनिक थे डेमोक्रिटस, उन्होंने भी यही विचार दिया। उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कणों को परमाणु कहा। तो सबसे पहले परमाणु उसने आपको महर्षि कणाद ने बताया। इसके बाद डेमोक्रिटस ने बताया कि परमाणु क्या होता है। तो पदार्थ प्रत्येक बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब ये परमाणु जो होता है, ठीक है, तो या कोई भी आपका पदार्थ है तो ये छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है और इन छोटे कणों को हम लोग कहते हैं परमाणु। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। यदि किसी एक ही तत्व का परमाणु, मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन का परमाणु है और दूसरा भी हाइड्रोजन का परमाणु है, तो ये जो परमाणु होगा इसके परमाणु से आकार, आयतन, भार, अन्य गुणों में सारा बराबर होगा। लेकिन यही अगर हाइड्रोजन की तुलना हम अगर सोडियम से कराएं तो ना आकार बराबर होगा और ना ही तो परमाणु भार बराबर होगा। यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार, आकृति सभी भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ जो भी होता है परमाणु से मिलकर बना होता है। पदार्थ की मूलभूत इकाई यहाँ पे समझिएगा। एटम मिस क्या होता है? ए का मतलब कैनॉट, टर्म मिस होता है कट, जिसको हम काट ना सकते हैं। तो कैनॉट कट यानी कि अनकटेबल, जिसे हम अन्य छोटे सूक्ष्म कणों में विभाजित न कर सकें, उसे ही कहते हैं हम लोग एटम या परमाणु। एक मिनट। क्या सभी पदार्थों के परमाणु एक समान होते हैं? तो क्या सभी पदार्थों के परमाणु एक समान होते हैं? इसे जानने के लिए एक सरल प्रयोग करें। तांबे के सरल तार के कुछ टुकड़े एवं लोहे के कुछ कीलें लेकर उनके पास एक छड़ चुम्बक लगाइए। आप देखेंगे कि लोहे की कील चुम्बकित होकर आकर्षित होती है किंतु तांबे के तार के टुकड़े नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि अलग अलग पदार्थ में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, जो भी पदार्थ हम लेंगे तो अलग अलग पदार्थ के जो परमाणु उनमें अलग अलग गुण होगा। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि अगर लोहे के पास यदि चुम्बक को लेके जाएं तो चुम्बक लोहे को आकर्षित कर लेगा। लेकिन वहीं पे अगर कापर को ले जाएं चुम्बक के पास तो चुम्बक जो है कापर को आकर्षित नहीं करता है। अर्थात भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। और जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलाते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है। यानी कि समान प्रकार के कुछ परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है जिसे तत्व कहते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। उदाहरण जैसे कि चांदी, लोहा, आयरन, ये सभी एक ही पदार्थ के बने होते हैं। और अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं और इसके बाद वाले सारे कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। अब समझते हैं हम लोग कि अणु क्या होता है।
तो अब हम ये जान चुके हैं कि परमाणु क्या है, तो इसके बारे में अब हम कहेंगे कि अणु क्या होता है। तो पदार्थ में परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं, लेकिन पदार्थ में केवल अणु ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक यश परमाणु और ये एक यश परमाणु, ये आपस में यदि मिल जाए तो ये जो है अणु का निर्माण करते हैं। या अर्थात H2 क्या हो गया, अणु हो गया। O2 अणु हो गया क्योंकि डबल है। ठीक है, H2O हो गया। तो दो या दो से अधिक पदार्थ के परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। तो अणु एक या अधिक परमाणुओं का समूह है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। उदाहरण के जैसे देखिए कि हाइड्रोजन है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु है और हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु दो प्रकार के होते हैं, समान तत्व से और भिन्न भिन्न तत्व से भी। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं समान तत्व वाले अणु कैसे होते हैं। तो ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये जो तत्व होते हैं समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन हो गया, एक H परमाणु और ये भी है H परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक अणु बनाया H2। और दूसरे प्रकार का असमान तत्वों से अणु बनेगा, जैसे H और Cl हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। तो ये एक परमाणु हाइड्रोजन का, यहाँ एक परमाणु क्लोरीन का मिलकर एक अणु का निर्माण करता है HCl के। इसी प्रकार जल के अणु भी होंगे, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु मिलकर जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। समझिएगा इसको। एक हाइड्रोजन परमाणु हो गया और एक ऑक्सीजन परमाणु हो गया, ये मिल करके एक अणु का निर्माण करेंगे जल के, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु मिल करके। अब यौगिकों के अणुओं के उदाहरण, यौगिक किसे कहते हैं, उनके यौगिक हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि अमोनिया हो गया, ये निश्चित अनुपात में मिलते हैं। दो या दो से अधिक तत्व यदि किसी निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तो उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे H2O अगर बनाना है तो H और ऑक्सीजन का जो है अनुपात निश्चित होना चाहिए कि H दो संबंधी एक के अनुपात में इनको दो भाग या H लेंगे और एक भाग ऑक्सीजन, तब जा कर के आपका जल बनेगा। और यहीं अगर H3O कर देंगे तो ये जल नहीं है, यानी कि एक निश्चित अनुपात में मिलाना है। जैसे कि अमोनिया का अणु हो गया, अमोनिया हो गया, मीथेन, ये सब यौगिक हो गया। अपने एक बात देखिए, कुछ उदाहरण परमाणु से मिलकर बने हैं, कुछ अणु 3 परमाणु और कुछ 4 परमाणु से भी मिलकर बने हैं। इस प्रकार जिस अणु में केवल एक परमाणु होता है उन्हें से एक परमाणुक अणु, जिनमें 2 परमाणु होता है उन्हें द्विपरमाणुक अणु, जिनमें 3 परमाणु होता है उन्हें त्रिपरमाणुक अणु ऐसे ही कहते हैं। तो देखिए ये हो गया द्विपरमाणुक अणु का उदाहरण N2 द्विपरमाणुक अणु, NaCl द्विपरमाणुक अणु है। 3 परमाणु वाले अणु त्रिक अणु कहलाते हैं, जैसे H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु मिले हैं। यह हाइड्रोजन के 2 परमाणु एक ऑक्सीजन के, इसलिए यह त्रिपरमाणुक अणु है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। सन 1808 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन का जो पहला परमाणु सिद्धांत था उसके अनुसार जो पदार्थ था छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। और डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य, अर्थात उसे छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता है। और एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के परमाणु भार, आयतन व आकार में सब समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार, आयतन और आकृति में भिन्न भिन्न होते हैं।
इसी तरह से परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। डाल्टन के अनुसार न तो परमाणु को नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो परमाणु का संगठन, तो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा लगभग 100 वर्षों तक रसायन शास्त्र की प्रगति में सहायक होती है। काफ़ी समय तक यह मान्यता परमाणु के अविभाज्य कण, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में काम किया और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु विभाजित किया गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में परमाणु को विभाजित कर दिया गया। पहले डाल्टन बोले थे कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में जो है इनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ डाटा। परमाणु का मूलभूत कण है जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 प्रकार के परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो नाभिक होता है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर बाहर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, इस पर इकाई ऋणावेश होता है। और इसकी खोज सर जे थॉम्सन ने 1897 में की थी। और ये नाभिक के बाहरी कक्षाओं में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, नाभिक के अंदर नहीं, नाभिक के बाहर कक्षा में। और इसका जो भार है 9.1091 गुणित 10⁻28 ग्राम है। इसी तरह से प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित करते हैं, इस पर प्लस धन आवेश होता है। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था 1886 ईस्वी में। ये नाभिक में रहता है, इसका भार 1.6725 गुणित 10⁻24 ग्राम होता है। और तीसरा कण है जो न्यूट्रॉन है, इसको यन से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो है इसका ये जीरो विद्युत उदासीन, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसकी खोज चैडविक ने सन 1932 में की थी। यह नाभिक में रहता है, इसका भार 1.6748 गुणते 1 मिनट अभी इसका गुणित 10⁻24 ग्राम होता है। आप समझिएगा, यह विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम मूल कण कहते हैं। अब मुख्य रूप से ये 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन बहुल हल्के ऋण आवेशित कण है। जो इलेक्ट्रॉन है हल्के ऋण आवेशित कण होते हैं। इसकी खोज इंग्लिश वैज्ञानिक सर जे थॉम्सन ने कैथोड किरणों में की। इलेक्ट्रॉन का भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का लगभग 1/1837 भाग होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। एक प्रोटॉन का भार लगभग 1800 इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होता है। प्रोटॉन का भार हाइड्रोजन परमाणु के भार के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है, अर्थात न्यूट्रॉन पे कोई धन या ऋण आवेश नहीं होता है। इसकी खोज इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन का भार लगभग प्रोटॉन के भार के बराबर है। अब अणु और परमाणु में हम लोग अंतर समझेंगे कि अणु और परमाणु में क्या अंतर है। परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि अणु और परमाणु में क्या अंतर है। तो समझिएगा, परमाणु एक तरफ है, एक तरफ अणु है। तो किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो अधिकांश स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता उसे परमाणु कहते हैं, और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है, लेकिन अणु को एक से अधिक परमाणु में विभाजित किया जा सकता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बने होते हैं, जबकि अणु परमाणुओं से बने होते हैं। जो अणु होता है इसमें कई परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं। लेकिन जो परमाणु होता है इसमें केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अगर परमाणु का उदाहरण लिया जाए तो नाइट्रोजन हो जाएगा N, और इसका अगर अणु का उदाहरण लिया जाए तो यही हो जाएगा N2, यानी कि ये हो गया अणु। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं, तो ये देखेंगे कि जो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है, और इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। ये अगर कोई तत्व है तो इसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही होता है परमाणु क्रमांक, अर्थात P = E = Z होता है।
ये देखिएगा, परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो जो परमाणु भार होता है इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि नाभिक में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग को हम द्रव्यमान संख्या ए कहेंगे, या अर्थात ए बराबर पी प्लस एन होगा, यानी कि परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये अलग अलग तत्वों में हम दिखा सकते हैं परमाणु भार। आप समझिएगा समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिस तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो, यानी कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या Z समान हो लेकिन परमाणु भार ए अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि 1H1 1H2 1H3 ये एक दूसरे के समस्थानिक हैं। तो जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो ये हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका भी 1 इसका भी 1, लेकिन परमाणु भार क्रम से 1 2 3 है, तो ये एक दूसरे के समस्थानिक हुए। इसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा वाला है ट्राइटियम। इसी तरह से कार्बन के भी कुछ समस्थानिक होते हैं, 6C 6C12 6C14। तो ये देखिएगा परमाणु क्रमांक तो 6 है दोनों कार्बन का, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। तो जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। आयनों का बनना, तो परमाणु उदासीन होता है क्योंकि इसमें धनावेशित कण एवं ऋण आवेशित कण दोनों की संख्या बराबर होती है। कोई भी अगर परमाणु है तो उसमें जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इससे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इसलिए वह ऋण आवेशित हो जाता है। और दूसरी ओर यदि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ जाती है, इसलिए वह धनावेशित हो जाता है। अर्थात यदि Na पे 1 प्लस लिखा है तो इसका मतलब कि यह एक इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, और Cl पे अगर 1 माइनस लिखा है, Cl पे यदि 1 माइनस लिखा है तो इसका मतलब कि Cl पे 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, अर्थात 17 नहीं बल्कि 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित कण प्राप्त हो जाते हैं, जिसे आयन कहते हैं। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब भी आवेश होगा और इलेक्ट्रॉन अंदर भी आएगा तब भी उस पर आवेश आएगा। परमाणु क्रमांक माइनस इलेक्ट्रॉन बराबर बढ़ने वाले धनायन प्रोटॉन, ये होता है। आगे हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि सोडियम है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, लेकिन यदि यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो अब इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन का भी हमने दिखा दिया। थॉमस का परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। थॉमस का परमाणु मॉडल क्या है? तो सन 1891 से 97 तक अपने प्रयोगों द्वारा 1898 में जे थॉमसन ने यह बताया कि परमाणु एक समान आवेशित गोल त्रिज्या इसका होता है 10⁻10 मीटर होती है, जिससे धनावेशित समान रूप से वितरित रहता है। इस मॉडल को महत्वपूर्ण यह है कि इस परमाणु द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बांटा हुआ है, जिसे पल्म पुडिंग रेजिन कहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इसके बाद आया। तो रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाएं हैं जिन्हें कक्षा कहा गया है, इसलिए यह परमाणु मॉडल सौरमंडल से मिलता जुलता है, जिससे सूर्य नाभिक होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण व स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। ये समझिएगा, इधर सारा इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और बीच में इसके नाभिक में इसका एक नाभिक होता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये वृत्ताकार कक्षा के जैसा होता है। अब इसने क्या किया कि एक अल्फा कण प्रकीर्णन कराया। तो अल्फा कण प्रकीर्णन कराया तो उसने देखा कि ये जो कण थे, अल्फा कण का प्रकीर्णन कराने पर कुछ कण सीधे निकल गए,
कुछ जो है विक्षेपित हो गए और कुछ वापस आ गए। तो इसके आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि कहीं न कहीं तत्व के किसी भी परमाणु में एक नाभिक होता हो, प्रबल नाभिक है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन वापस लौट आ रहे हैं। तो अधिकांश अल्फा कण इस सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल गए। कुछ कण ऐसे थे जो विक्षेपित हो गए थोड़ी मात्रा में, और कुछ बहुत से 2000 कण में से एक कण उसी मार्ग में वापस आ गया, यानी कि 180 डिग्री पे वापस आ गया। तो परमाणु का, जिससे वो खोज निकाले कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, यानी खोखला होता है, तभी तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं भेद करके आगे चले जाते हैं और प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। यहाँ फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये कुछ इस प्रकार का सिस्टम रदरफोर्ड ने लिया। यहाँ से अल्फा कण प्रकीर्णन कराया तो ये सोने की एक पतली परत लिया, जिससे कि कुछ प्रकाश किरणें सीधे चली जा रही थी और जा कर के यहाँ पे प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही थी, और कुछ वापस लौट आई और कुछ विक्षेपित होकर के आगे बढ़ी, और कुछ तो अपने ही मार्ग में सीधा वापस लौट आए। इसके बाद बोर का परमाणु मॉडल आया। तो बोर का पूरा नाम नील्स हेनरिक डेविड बोर था। इसका जन्म 1885 को डेनमार्क में हुआ था और सन 1913 में बोर द्वारा परमाणु मॉडल पेश किया गया। नील्स बोर द्वारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ तथ्यों की अनुपस्थिति का अंदाजा लगाया गया तथा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता लेते हुए बोर ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। यह मॉडल नील्स बोर द्वारा परमाणु के संबंध में पेश किया गया था। इसे रदरफोर्ड बोर मॉडल के रूप में भी कहा गया। तो ये मॉडल जो है आप पढ़ लीजिएगा अपने से। इसमें जो है बोर ने बताया कि इसमें 3 कक्षाएं होगी, यन, यल, यम, अर्थात यन बराबर ये 1 2 3 रखा और के यल यम यानी इसका नाम दिया उसने। ऐसी लगभग 7 संभव कक्षाएं हो पाती थी। और उसने बताया कि यदि जो बोर ने बताया कि पहले कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 18। तो उसने एक यन स्क्वायर फार्मूला दिया 2n स्क्वायर, जहाँ यन बराबर 1 2 3 रखेंगे जैसे जैसे कक्षा बढ़ते जाएंगे। तो उसके अनुसार 2 8 18 और 32 तत्व रखे जा सकते थे ऐसे, और इस एक कक्षा में। अब पढ़ेंगे हम लोग संयोजकता। संयोजकता क्या होता है? तो हम जानते हैं कि परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। अब समझना, जैसे कि हाइड्रोजन है क्लोरीन से जुड़ रहा है तो इसकी संयोजकता 1 होगी। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी। यह 2 क्लोरीन से जुड़ता है। तो प्रत्येक तत्वों की अलग अलग क्षमता होती है, जिसे इसकी संयोजकता कहते हैं, अर्थात संयोग करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। अब H2O में संयोजकता बताना है O का, तो इसको ऐसे कर सकते हैं H2O। तो O की संयोजकता बतानी है तो ये 2 उठा करके इसके ऊपर, और यदि H की संयोजकता बनानी है तो 1 ऑक्सीजन का 1 उठा के इसके ऊपर, अर्थात हाइड्रोजन की संयोजकता +1 और ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होगी या 2 होगी। प्लस और माइनस नहीं होता है, संयोजकता केवल नंबर होता है। तो इसी तरह से हम लोग सारे संयोजकता बता सकते हैं। मूलक होते हैं, देखिएगा, तो विभिन्न तत्वों के आवेशित परमाणु या परमाणु के समूह को मूलक कहते हैं। अनेक विभिन्न परमाणु को आवेशित समूह इसकी इकाई कार्य करता है। समझिएगा, यदि N है तो इसके ऊपर एक प्लस है तो ये मूलक हो गया, सोडियम मूलक है। इसी तरह से SO4 पे 2 माइनस रख दें तो ये सल्फेट मूलक हो गया। अर्थात आयन वाले समूहों को हम लोग मूलक कहते हैं। ये मूलक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक। तो धनात्मक मूलक में Na+ और NH4 पे 1 प्लस, और ऋणात्मक मूलक में आप देख सकते हैं ये सारा है। तो मूलक 2 प्रकार के होते हैं। ये कुछ और अन्य मूलकों के नाम देखिए, ये अमोनियम मूलक है, नाइट्रेट है, बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट पे 2 माइनस होता है, सल्फेट पे 2 माइनस होता है। तो इनकी संयोजकता जो है इनके मूलकों के समान होती है। जितने इसके ऊपर आयन होंगे उतना ही इसकी संयोजकता होगी। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।